काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ कभी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान इजराइल वॉर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच वॉर फिलहाल के लिए रुक गया है और दोनों देशों के ऑफिशियल्स पाकिस्तान में आकर फाइनल नेगोशिएशंस करने वाले हैं। इसी बीच अब भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उसने भी भारत में डोनेशन कैंपेन को बंद करने की अनाउंसमेंट कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि ईरान की एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि भारत के लोगों ने जो ईरान के लिए सपोर्ट और मदद दिखाई है उसके लिए दिल से शुक्रिया। हम बताना चाहते हैं कि तमाम बैंक अकाउंट्स जिनमें लोग पैसे भेजते थे एम्बेसी ने बंद कर दिए हैं, इसलिए अब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि उन बैंक अकाउंट्स में या फिर किसी भी ऐसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें जो एम्बेसी का बताया जा रहा हो। इसके साथ ही ईरान की एम्बेसी ने यह भी बताया कि यूपीआई स्कैनर जिसकी मदद से लोग यूपीआई आईडी के ऊपर पेमेंट कर रहे थे उसको भी एम्बेसी ने बंद कर दिया है और डीएक्टिवेट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। इसलिए अब लोग किसी भी बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई कोड के ऊपर पैसे डोनेट ना करें, ये कहना है ईरान की एम्बेसी का। फिलहाल ये डोनेशन ड्राइव भारत के अंदर बंद हो गई है, लेकिन अभी भी एक अप्रॉक्सीमेट फिगर हमें नहीं बताया गया है कि भारत में टोटल कितनी डोनेशंस इकट्ठा की गई हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये जानकारी पब्लिक में साझा करनी चाहिए कि भारत के अंदर डोनेशंस में कितने पैसे इकट्ठा हुए हैं और कितने नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में जो ये नेगोशिएशंस का दौर स्टार्ट होने जा रहा है, इसके कारण अब इजराइल और पाकिस्तान के बीच एक नया झगड़ा सामने आ गया है। दरअसल हुआ ये कि सीज फायर अनाउंस होने के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक्स की थी, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई और 1000 के करीब घायल बताए जा रहे थे। अब इन स्ट्राइक्स की वजह से सीज फायर भी टूटने वाला था, क्योंकि ईरान का कहना है कि लेबनान के ऊपर भी हमले रोके जाएं, लेबनान को भी सीज फायर के अंदर इंक्लूड किया जाए। अब ये जो इजराइल के हमले में 250 से 300 लोगों की जान गई है, इसमें अधिकतर सिविलियंस थे, इसलिए कई सारी मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल के इन हमलों की आलोचना की है। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी इमोशनल हो गए और उन्होंने इमोशनल होते हुए इजराइल के लिए एक स्टेटमेंट इशू कर दी, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजराइल एक कैंसरस स्टेट है। यानी कि ख्वाजा आसिफ के अकॉर्डिंग इजराइल इंसानियत के ऊपर एक तरह से श्राप है। और उसके आगे उन्होंने कहा कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने फलस्तीन की धरती के ऊपर ये इजराइल नाम का कैंसरस देश बनाया है वो जहन्नुम में जाकर वहां पर जल जाएं। यानी कि इजराइल देश बनाने वालों को जहन्नुम की आग नसीब हो। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिका और ईरान को अपने देश में बिठाकर नेगोशिएशंस करवा रही है। ऑब्वियस है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और आमतौर पर किसी भी देश का मिनिस्टर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। हमेशा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जो कि आगे इजराइल के रिस्पॉन्स से भी पता चलेगी। और कई बार मिनिस्टर्स को जब कोई स्ट्रॉन्ग भाषा बोलनी होती है तो वो इनडायरेक्टली बोलते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की स्टेटमेंट के ऊपर इजराइल के अंदर भी अब काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने कहा कि यहूदियों के खिलाफ नफरत वाले एंटीसेमिटिक इल्जामों को इजराइल बहुत ही सीरियसली तरीके से देख रहा है, खासकर जब ये एक ऐसी गवर्नमेंट से आ रहे हैं जो खुद को पीस मीडिएटर बोलती है। जेविश स्टेट को कैंसरस कहना असल में उसका खात्मा करने की बात करने जैसा है। यानी इजराइल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो अपने आप को मध्यस्थता करने वाला देश बता रहा है, अगर वो इस तरह की बात करता है तो इजराइल इसका मतलब ये समझता है कि पाकिस्तान इजराइल का खात्मा करना चाहता है। इसके आगे इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल अपने आप को हमेशा उन टेररिस्टों से डिफेंड करेगा जो इजराइल को मिटाने की धमकी देते हैं। इजराइल के विदेश मंत्री ने लिटरली अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तान को इनडायरेक्टली टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी बोला है। इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने भी एक स्टेटमेंट इशू करके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट की आलोचना की है और कहा है कि एक न्यूट्रल मीडिएटर होने का दावा करने वाले देश से ऐसी स्टेटमेंट का आना और भी गलत, शॉकिंग और गुस्सा दिलाने वाला है। अब न सिर्फ इजराइल के मिनिस्टर्स, एमपीज और न्यूज चैनल्स बल्कि अमेरिका में भी कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स और कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान की स्टेटमेंट का विरोध किया है और कुछ ने तो पाकिस्तान के मीडिएटर के रोल को भी रिजेक्ट करने की बात बोली है। अब देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के इस क्राइसिस के बीच पाकिस्तान को जो इस समय इंपॉर्टेंस मिल रही है, पाकिस्तान को जो अहमियत मिलती है वो काफी बढ़ गई है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वन बाय वन सभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कॉल करके ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन करने के लिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक जर्मनी के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इवन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उसके बाद मिडिल ईस्ट से बहरीन, लेबनान, कतर एंड अभी भी कई सारे देशों के लीडर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स शहबाज शरीफ को कॉल कर रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक चापलूस देश है
और ये जो नेगोशिएशंस पाकिस्तान करवा रहा है, इसको पाकिस्तान अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है, ताकि इसी बहाने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की अहमियत और भी बढ़ जाए, पाकिस्तान को बाकी देश सीरियसली लें, और जो पाकिस्तान को बार बार कटोरा लेकर चाइना और मिडिल ईस्ट के अरब देशों के पास जाना पड़ता है, उसके अलावा भी पाकिस्तान के लिए नए देश खुल जाएं और उनके पास भी वो कटोरा लेकर चले जाएं। ऐसे में टॉक्स और नेगोशिएशंस को सक्सेसफुल बनाना, और जब ईरान और अमेरिका के डेलीगेट्स पाकिस्तान में आएंगे, उस समय पाकिस्तान को फुल मीडिया अटेंशन मिले, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सभी देश पाकिस्तान की बात करें, इसके लिए पाकिस्तान ने एक और चापलूसी भरा फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि डेलीगेट्स के साथ साथ जो भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, पत्रकार और मीडिया पर्सन इस्लामाबाद टॉक्स के लिए पाकिस्तान आना चाहता है, पाकिस्तान में हो रही नेगोशिएशंस को कवर करना चाहता है, वो सब बिना किसी टेंशन के पाकिस्तान में आ सकते हैं। हम एयरलाइन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनको बिना पाकिस्तान के वीजा के भी फ्लाइट्स के ऊपर बोर्ड करने की परमिशन दी जाए। जो भी पत्रकार और मीडिया पर्सन इस्लामाबाद टॉक्स को कवर करने के लिए पाकिस्तान आना चाहता है, उन सबको पाकिस्तान में ही एयरपोर्ट के ऊपर वीजा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा, फ्री में पाकिस्तान में एंट्री दी जाएगी। इसलिए जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइंस इनके प्लेन्स पाकिस्तान आ रहे हैं, वो जर्नलिस्ट और मीडिया पर्संस का वीजा चेक ना करें, उन्हें विदाउट पाकिस्तान के वीजा भी पाकिस्तान आने दिया जा सकता है। अब इस स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की चापलूस गवर्नमेंट इन नेगोशिएशंस को एक बड़े इवेंट के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है, ताकि हर जगह पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान के चर्चे हों और युद्ध रुकवाने का सारा क्रेडिट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिले। एंड अगर ऐसा होता है तो लोग पाकिस्तान की बर्बाद होती इकोनॉमी को भूल जाएंगे। पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है, अफगानिस्तान के रिहेबिलिटेशन सेंटर में पाकिस्तान ने जो एक साथ 400 से भी ज्यादा निर्दोष लोगों की जान ली थी, बलूचिस्तान में कत्लेआम चल रहा है, इन सबको सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान अपने आप को पीस मेकर के रूप में स्थापित करना चाहता है। वैसे कल क्या होगा वो तो खैर पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो ये टॉक्स करवा रहा है, आपके अकॉर्डिंग ये फेल होंगी या फिर पास? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट, जो आज की सबसे बड़ी अपडेट भी है, वो आ रही है भारत के अंदर एक ऐसे असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में जिसके टारगेट के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बिहार की बक्सर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का भी एक एंगल सामने आ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बक्सर से एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या करने की साजिश रची थी। अब ये इंसिडेंट बक्सर डिस्ट्रिक्ट में सिमरी पुलिस स्टेशन के एरिया के अंडर आशा पाडरी गांव के सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस ने एक टिप मिलने के ऊपर रेड मारी और इस छापेमारी में अमन तिवारी नाम के आरोपी को पकड़ लिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई नॉर्मल थ्रेट नहीं था जो सोशल मीडिया या फिर गुस्से में आकर असैसिनेशन अटेम्प्ट की बस धमकी दी गई हो, बल्कि पुलिस के अकॉर्डिंग ये एक प्लान्ड तरीके से कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें अमन तिवारी नाम के इस व्यक्ति ने फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी तक को कांटेक्ट किया था, जो इस केस को और भी ज्यादा सीरियस और गंभीर बना देता है। बक्सर के SP शुभम आर्या के अकॉर्डिंग अमन तिवारी ने न सिर्फ प्लानिंग की थी बल्कि डायरेक्ट अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को भी कांटेक्ट किया था। और यही एंगल है जो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि एक आम आदमी का डायरेक्टली अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को अप्रोच करना या फिर प्रपोजल भेजना एक बहुत ही अनयूजुअल और क्वेश्चनेबल चीज है। दरअसल न्यूज आ रही है कि अमन तिवारी ने US इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को कांटेक्ट करके कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असैसिनेशन करने के लिए रेडी है, जिसके बदले में CIA इसको कुछ पैसे दे। PM मोदी की हत्या करने के बदले में CIA इसको फंड्स ट्रांसफर करे। पुलिस के अकॉर्डिंग अमन तिवारी ने US इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को एक प्रपोजल भी भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी की असैसिनेशन करेगा, जिसके बदले में उसको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए। इसके साथ ही अमन तिवारी ने CIA को कांटेक्ट करके ये भी दावा किया कि वो अगले 22 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी के इस असैसिनेशन प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके पास प्रॉपर प्लान रेडी है और वो 22 दिन में ही प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कर सकता है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो अमन तिवारी नाम का ये एक्यूज्ड मेंटली अनस्टेबल हो सकता है, यानी कि मानसिक तौर के ऊपर बीमार हो सकता है, या फिर बस अपनी तरफ अटेंशन खींचने या फिर पैसा खाने के लिए US इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को कांटेक्ट कर रहा था। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूरी साजिश एक डीप नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करवाकर भारत में केओस फैलाने की कोशिश की जाए। पुलिस ने बताया है कि जब उन्होंने रेड मारी तो वहां से एक लैपटॉप और कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद हुई हैं, जिनको सीज करके फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है।
और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस केस में सबसे क्रिटिकल एविडेंस मानी जा रही हैं, क्योंकि इनमें ईमेल्स, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री या किसी फॉरेन कॉन्टैक्ट के प्रूफ मिल सकते हैं। इसी के साथ पुलिस ने बताया है कि उन्होंने इस केस में अमन तिवारी के साथ साथ 2 और लोगों को भी अरेस्ट किया है जो अमन तिवारी के कॉन्टैक्ट में थे। अब ये दोनों लोग इस पूरे केस में कितने लेवल के ऊपर इन्वॉल्व थे, क्या ये सिर्फ अमन तिवारी के जान पहचान वाले लोग हैं या फिर एक्टिव होकर इस कॉन्स्पिरेसी में इसके साथ शामिल थे, यह भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसके ऊपर जांच चल रही है। लेकिन एक बात क्लियर है कि पुलिस इस केस को आइसोलेटेड इंसिडेंट ना मानकर इसको एक पॉसिबल नेटवर्क के एंगल से भी देख रही है, क्योंकि इससे पहले भी भारत अपने प्राइम मिनिस्टर्स को असैसिनेशन में खो चुका है। इसलिए देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस केस को काफी गंभीरता से ले रही हैं। ऊपर से CIA का नाम सामने आना, उससे ये केस और भी हाई प्रोफाइल हो जाता है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अमन तिवारी के असैसिनेशन अटेम्प्ट के ऑफर के ऊपर US इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कैसे रिएक्ट किया था। जब उसने CIA को ये ऑफर दिया था तो सामने से CIA ने उसको क्या कहा था। इंटेरोगेशन में अभी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें सामने आनी है। अब ये पता चलना बाकी है कि इन तीनों आरोपियों का क्या मोटिव था। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण उनसे नफरत करते थे? क्या किसी के कहने के ऊपर उन्होंने ऐसा किया, या फिर पैसे की तंगी के कारण ये तीनों लालच में आकर इस तरह की हरकत कर रहे थे? फिलहाल एजेंसीज सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेन लिंक्स सब कुछ खंगाला जा रहा है। अभी तो खैर ये केस काफी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है, लेकिन हम ये केस भी पूरी तरह से फॉलो करेंगे और इस केस में जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं। टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।